नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी पिछली वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जिसमें मैंने आपको बताया था कि पैनिक अटैक को सीबीटी की मदद से कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के प्रिंसिपल्स को पैनिक अटैक के ट्रीटमेंट में अप्लाई किया जा सकता है और कैसे पैनिक अटैक को बिना दवाओं के सिर्फ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक्स की मदद से दूर किया जा सकता है। इस बारे में मैंने आपको एक कॉन्सेप्चुअल डिस्क्रिप्शन दी थी, मतलब समझाया था कि कैसे ये काम करती है सीबीटी पैनिक अटैक के लिए। इस वीडियो में मैं अपनी उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक केस की मदद से, एक रियल केस की मदद से आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने एक पेशेंट में पैनिक अटैक, जिसको कि अगोराफोबिया भी था, इस पेशेंट को ट्रीट किया और कैसे सीबीटी की मदद से इस पेशेंट ने पूरी तरह से अपने पैनिक डिसऑर्डर को दूर कर लिया। तो आइए मैं अब इस पेशेंट के बारे में आपको बताता हूं। इस पेशेंट का नाम मैं कुछ ऐसे कहूंगा कि वो समीर नाम का एक लड़का है जो कि 28 साल का है और जो रोज अपने ऑफिस जाता है दिल्ली से गुड़गांव ड्राइव करके, अपनी गाड़ी में ड्राइव करके दिल्ली से गुड़गांव अपने ऑफिस जाता है। और इसी दौरान उसको पैनिक अटैक भी डेवलप हुए और साथ ही अगोराफोबिया भी डेवलप हुआ। कैसे, इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आपको कहानी बताता हूं। समीर पेशेंट का असली नाम नहीं है। इनफैक्ट मेरा कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं रहा है जिसका नाम समीर हो जिसको पैनिक डिसऑर्डर रहा हो, तो इसलिए इसमें मैंने नाम बदला हुआ है। हाँ, पर ये पेशेंट एक रियल पेशेंट रहा था। तो समीर जो था वो रोज ड्राइव करके अपने ऑफिस जाता था और करीब 30-40 किलोमीटर का डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना होता था रोज। सुबह भी 40 किलोमीटर, शाम को भी 40 किलोमीटर, बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाता था। अब एक बार समीर को किसी तरह का कोई प्रेशर था, स्ट्रेस था, उसको एंजाइटी हुई। उसको एंजाइटी की शिकायत अक्सर रहती थी। तो किसी दिन उसको कोई ऑफिस की तरफ से कुछ प्रेशर था और उसको गाड़ी में ड्राइव करते करते एंजाइटी हुई। उसका हार्ट बीट तेज हो गई और उसको शरीर जो था उसका थोड़ा कांपने लगा। समीर को ऐसा लगा कि उसका कंट्रोल जो है वो स्टीयरिंग के ऊपर से ड्राइव करते हुए खो जाएगा और वो शायद किसी का एक्सीडेंट कर बैठेगा। शायद वो डिवाइडर पर अपनी गाड़ी चढ़ा देगा, मे बी ट्रैफिक पुलिस को मार दे, या कुछ ऐसा उसको डर लगा और अचानक से उसको बहुत तेज एंजाइटी का अटैक पड़ा। बहुत ज्यादा वो डरने लगा, वो कांपने लगा और उसे लगा कि अब बस उसका कंट्रोल छूटने ही वाला है। तो ऐसे में उसने अपनी गाड़ी को अचानक से ब्रेक मार दी। धीरे धीरे उसने कोशिश करके गाड़ी को साइड में ले जाके खड़ा किया और गाड़ी से बाहर उतर गया। लंबी सांस ली, अपने को रिलैक्स किया और वो बुरी तरह डर गया। उसको लगा ये क्या हो गया मेरे को। उसको लगा आज पता नहीं मुझे क्या हो गया था। थोड़ी देर के लिए उसे लगा कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं हार्ट अटैक की वजह से शायद मेरा कंट्रोल खो रहा था, शायद मैं बेहोश होने लगा था। बड़े सारी कंफ्यूजन्स जो थी समीर के दिमाग में आ गई और वो बुरी तरह घबरा गया। उसको लगा अब मैं ऑफिस कैसे जा पाऊंगा, अभी तो बहुत लंबा डिस्टेंस पड़ा है। पर जैसे तैसे उसने अपने दोस्तों को फ़ोन मिलाया, ऑफिस में फ़ोन मिलाया, बोल दिया कि मैं लेट हो जाऊंगा, ये वो जैसे तैसे करके उसने किसी तरह से धीरे 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 गाड़ी चलाते हुए वो ऑफिस पहुंच गया। उसकी जान में जान आई। जैसे तैसे उसकी प्रेजेंटेशन हुई, मीटिंग्स हुई, पूरा दिन निकल गया और वो आराम से घर भी आ गया। पर प्रॉब्लम कब शुरू हुई, जब वो अगले दिन दोबारा से उसको ऑफिस जाना था। अब ऑफिस जाने के लिए निकलते टाइम जब वो गाड़ी में बैठा तभी उसके मन में डर की थॉट्स पनपनी शुरू हो गई। समीर को लगा अब कहीं आज भी कल की तरह तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज सच में मुझे रास्ते में बहुत तेज घबराहट होगी और शायद कहीं सच में मैं अपना कंट्रोल ना खो दूं। कल जो हुआ वो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, कहीं आज भी दोबारा से मुझे वो सारे अटैक ना पड़ जाएं। वो इतना तो शायद समझ रहा था कि मुझे कुछ बहुत घबराहट, चिंता सी हुई थी, बहुत तेज बेचैनी महसूस हुई थी। पर उसको पूरी तरह से समझ नहीं आया कि शायद ये एंजाइटी थी या ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम थी, क्या थी, उसको समझ नहीं आया। बस उसको लगा कि हाँ, मेरा कंट्रोल छूट रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं एक्सीडेंट कर दूंगा अपनी गाड़ी से। डरते डरते वो जैसे तैसे अपनी गाड़ी में बैठा, थोड़ी ही आगे गया था उसे डर लगने लगा। अब उसने अपने एक दोस्त को बुला लिया। उसने कहा भाई तू अपनी गाड़ी से मत जा, आज तू मेरी गाड़ी से चल ले। थोड़ी ही दूर उसका दोस्त रहता था। जैसे तैसे करके दोस्त के साथ उसने प्लान बनाया और उसने कहा कि भाई मैं साइड में बैठूंगा, तू मेरी गाड़ी चला ले, पर तू मेरे साथ आ जा, मैं अपनी गाड़ी में ड्राइव करके नहीं जाऊंगा। उसका दोस्त आया, उसकी गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंच गए और पूरे रास्ते समीर आराम से पहुंच गया, गाने वाने सुनते हुए जैसे तैसे रिलैक्स होके पहुंच गया। अगले दिन समीर का दोस्त अवेलेबल नहीं था। अब समीर जब गाड़ी में गया, थोड़ी दूर गया, उसको घबराहट शुरू हो गई।
उसको लगा कि मैं उसी जगह अब जा रहा हूं जहां मुझे परसों, एक दिन पहले, जब मुझे वो अटैक सा पड़ा था, मुझे डर लगा था, उस जगह उसको फिर से घबराहट होनी शुरू हो गई। इस बार पिछली बार से भी ज्यादा घबराहट उसको महसूस हुई और वो फिर गाड़ी से उतर गया। फिर से उसने तेज सांस ली, लंबी लंबी सांसें लेकर पानी पिया, मुंह धोया, जैसे तैसे खुद को रिलैक्स करके बड़ी धीरे 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 गाड़ी चलाकर वो ऑफिस पहुंच गया। इसके बाद, ये तीसरा दिन था, इसके बाद समीर जब भी गाड़ी चलाता था वो बहुत धीरे धीरे चलाने लगा। पहले 60 70 80 की स्पीड पे चलाता था, अब वो मुश्किल से 30 की स्पीड पर गाड़ी चलाने लगा। धीरे धीरे गाड़ी चलाकर वो अक्सर अपने ऑफिस पहुंचता था और करीब करीब उतनी ही स्पीड पे वो वापस भी आता था। मतलब समीर के दिमाग में अब डर बैठ गया कि मुझे तेज गाड़ी नहीं चलानी, अगर मैंने तेज गाड़ी चलाई तो पता नहीं मैं तो एक्सीडेंट कर डालूंगा। साथ ही समीर को अक्सर महसूस होता था कि मैं अपने दोस्त के साथ ही जाऊं। वो अक्सर अपने दोस्त के साथ ही जाया करता था। इनफैक्ट उसने इस हद तक अपनी आदत डाल ली थी कि अब वो सिर्फ ऑफिस के लिए ही गाड़ी लेकर जाता था और किसी भी जगह वो गाड़ी लेकर जाता ही नहीं था जहां भी उसके साथ कोई दूसरा पर्सन अवेलेबल ना हो। और वो हमेशा ध्यान रखता था कि जो भी दूसरा व्यक्ति है वो कोई ऐसा हो जिसे खुद भी गाड़ी चलानी आती हो, कि अगर कुछ हो गया मुझे तो भाई मैं कहीं एक्सीडेंट हो गया या मुझे हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया, तो कम से कम कोई दूसरा बंदा हो मुझे संभालने के लिए, मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। ऐसे करके कई हफ्तों महीनों तक समीर जो था वो जैसे तैसे मैनेज करता रहा, धीरे गाड़ी चला रहा था, बीच बीच में उतर जाता था, डर लगता था उसको। और उस जगह से जब वो निकलता था, दिमाग ने कुछ ऐसा एसोसिएशन बिठा लिया था कि उस जगह पहुंचते ही उसका दिमाग और ज्यादा एंग्शियस होना शुरू हो जाता था। पर अभी तक समीर को क्लियर नहीं था उसे होता क्या है, बस वो डरता था। तो देखने में क्या आया कि समीर को एंजाइटी की एक फीलिंग हुई, प्रेशर था, स्ट्रेस था, एंजाइटी हो गई ऑफिस की वजह से। और उसका जो कंट्रोल जो उस टाइम पर नहीं हुआ था, जो कि एंजाइटी के सिम्टम की वजह से होता है, एंजाइटी के सिम्टम की वजह से हाथ पैर शिवर करते हैं, थोड़ा सा गाड़ी का स्टीयरिंग इधर उधर घूम गया होगा, उसको लगा होगा कि मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा। तो समीर को बहुत तेज पैनिक अटैक आया कि कहीं मैं गाड़ी ठोक ना दूं। तो जैसा कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर किस तरह से डेवलप होता है, सबसे पहले एक पेशेंट को, यानी कि एक पर्सन को एक फिजिकल रिएक्शन होती है जो कि कोई भी एंजाइटी का सिम्टम हो सकता है। फिर उसके बाद पेशेंट को कुछ डर लगने लगता है कि उस सिचुएशन पर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे कहीं जा रहे हैं तो लगता है कि मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं बेहोश हो जाऊंगा। गाड़ी चला रहे हैं तो लगता है मैं गाड़ी का कंट्रोल खो दूंगा। हार्ट बीट तेज हुई तो लगता है कि मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं मर जाऊंगा, गिर पड़ूंगा। सांस बहुत तेज तेज आती है, लगता है कि चोकिंग हो रही है, सांस रुक जाएगी और मैं मर जाऊंगा। तो कई तरह के ऐसे डर होते हैं पेशेंट के मन में जिसमें उसको लगता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत तेज एंजाइटी आती है और पेशेंट को पैनिक अटैक होता है। तो पहले एंजाइटी होती है, फिजिकल सेंसेशंस आती हैं, फिर उसकी एक कैटेस्ट्रोफिक इंटरप्रिटेशन होती है। कुछ बड़ा भयंकर एक पेशेंट जो है वो सोचता है और उस भयंकर, उस कैटेस्ट्रोफिक इंटरप्रिटेशन के रिस्पॉन्स में पैनिक अटैक आता है, जो कि एक एंजाइटी की इमोशनल रिएक्शन होती है। और जितना रेगुलरली पेशेंट ये एंजाइटी अटैक्स फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, दिन ब दिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन, उस पर्टिकुलर मोमेंट या उस टाइम के लिए पेशेंट के अंदर एक एसोसिएशन बन जाता है और हर बार उसे पैनिक अटैक होने लगता है। जब भी वो उस सिचुएशन को याद करे, उसके आसपास से गुजरे, उसको दोबारा से एक्सपीरियंस करे, पेशेंट को पैनिक अटैक आ जाता है। और इसी के साथ जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जो कि एक एक्सप्लेनेशन है, वो ये कहती है कि जितना ज्यादा पेशेंट बिलीव करेगा कि कुछ बुरा होने वाला है, उतना ज्यादा उसकी एंजाइटी बढ़ेगी, उतना ज्यादा उसे पैनिक अटैक आएगा और उतना ही ज्यादा उसके अंदर फिजिकल सेंसेशंस हर बार पैदा होंगी। तो ऐसे में क्या होता है, एक साइकिल की तरह, एक लूप की तरह एंजाइटी के जो अटैक्स हैं ये आते रहते हैं। फिजिकल सेंसेशंस का होना, फिर उसके ऊपर एक पेशेंट का बिलीफ, एक कैटेस्ट्रोफिक इंटरप्रिटेशन का आना, फिर उसके बाद पैनिक अटैक आना और पैनिक अटैक के बाद पेशेंट कोई सेफ्टी बिहेवियर या कोई अवॉइडेंट बिहेवियर अपनाता है। समीर ने क्या किया, अपने दोस्त को साथ ले जाता था, मतलब ये सेफ्टी बिहेवियर होता है। सेफ्टी बिहेवियर पेशेंट को एक एश्योरेंस देता है, दिलासा दिलाता है कि मैं सेफ रहूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने दोस्त को साथ नहीं ले गया और अगर एक्सीडेंट हो गया तो मुझे कौन बचाएगा। तो सेफ्टी बिहेवियर होता है। दूसरा एक बिहेवियर होता है जिसे अवॉइडेंट बिहेवियर कहते हैं। जैसे समीर कई बार उस रास्ते से गाड़ी ड्राइव करके नहीं ले जाता था क्योंकि उसे लगता था यहां पर हाईवे है या कुछ ऐसा रास्ता है, मैं कंट्रोल खो दूंगा, तो मैं किसी दूसरे रास्ते से चला जाता हूं।
तो ये अवॉइडेंट बिहेवियर है। अवॉइड कर रहा है पेशेंट उस सिचुएशन को जहां उसे लगता है कि यहां मुझे एंजाइटी हो सकती है। वो गाड़ी ड्राइव करना अवॉइड करता है। जिस दिन उसको लगता है कोई मेरे साथ नहीं है, बेटर है मैं गाड़ी से ना जाऊं, मैं प्राइवेट कोई कैब पकड़ लेता हूं, उबर ओला कैब पकड़ लेता था, जिससे कि वो खुद ड्राइव ना करना पड़े उसे। तो ये सारे अवॉइडेंट बिहेवियर थे, और कई कई बार तो पूरा पूरा हफ्ता वो गाड़ी ड्राइव करके नहीं जाता था। ऐसे में जितना ज्यादा वो अवॉइड करेगा गाड़ी चलाना, उतना ज्यादा हर बार जब वो गाड़ी चलाएगा तो उसे ज्यादा डर लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने ये बिलीफ पक्का कर लिया है अपने दिमाग में कि गाड़ी चलाना खतरनाक है। क्यों? क्योंकि एंजाइटी अटैक आ सकता है। तो ये पूरा साइकिल, ये पूरा लूप चलता रहता है, चलता रहता है, और ऐसे पैनिक डिसऑर्डर बना रहता है। तो अगोराफोबिया, कार में बंद हो जाना, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, सुनसान जगहों पर जाऊंगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, मैं अकेला नहीं जा सकता, अकेला जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, और साथ ही पैनिक डिसऑर्डर जो कि अगोराफोबिया के रिस्पॉन्स में आता है। ऐसे करके ये दोनों बीमारियां साथ साथ चलती रहीं समीर की। वो अकेला रहना भी पसंद नहीं करता था, डर लगता था उसे अकेला जाना, अकेला कुछ भी करना। उसको बंद जगहों पर, लिफ्ट में भी डर लगने लगा, कोई कमरा बंद है जहां पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है वहां भी उसे डर लगने लगा। ये सारे अगोराफोबिक रिएक्शन उसके डेवलप हो गए, जो कि ड्राइविंग के अलावा दूसरी सिचुएशंस में भी देखने में आने लगा। क्योंकि पेशेंट इतना डर जाता है, पेशेंट को पैनिक अटैक पड़ने का डर इतना बैठ जाता है कि वो अब कई सिचुएशंस में अकेला रहने से भी डरने लगता है। तो अब इस पेशेंट को, समीर को, मैंने कैसे अप्रोच किया, कैसे इसकी थेरेपी की, और ऑब्वियसली बिना दवाओं के इसकी थेरेपी हुई, क्योंकि ये दवा लेना भी नहीं चाहता था। और जब इसको पता चला समीर को कि सीबीटी से पैनिक अटैक का, पैनिक डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो उसने मुझे अप्रोच किया। समीर ने चाहा कि वो साइकोलॉजिकली अपने पैनिक डिसऑर्डर को दूर करना चाहता है, वो दवा नहीं लेना चाहता। और उसका ये निर्णय ठीक था, क्योंकि पैनिक डिसऑर्डर और फोबियाज कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बिना दवाओं के ठीक की जा सकती हैं। और खासकर कि तब जब पेशेंट को जीएडी मतलब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर ना हो, तब तो ये बिना दवा के ठीक आराम से हो सकती हैं। और सीबीटी को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर भी रिकमेंड किया जाता है फोबियाज के लिए और पैनिक डिसऑर्डर्स के लिए, चाहे पैनिक डिसऑर्डर विद अगोराफोबिया हो या विदाउट अगोराफोबिया हो। हालांकि कई डॉक्टर्स इसमें डिफर करते हैं अपने ओपिनियन में और दवा देना जरूरी समझते हैं। तो जब थेरेपी शुरू हुई समीर की, तो मैंने देखा कि उसकी प्रॉब्लम के दो पार्ट हैं। पहला तो है उसका एगोराफोबिया, बंद जगहों पर अकेला नहीं रहना, अकेले ड्राइव नहीं करना, अकेला कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं लंबी ड्राइव पर नहीं जाना। छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए कोशिश कर भी लेता था, पर उसको भी अवॉइड करने लगा था। तो एक तो उसको फोबिया था बहुत सारा, और दूसरा उसको पैनिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम थी। मतलब पैनिक अटैक आ जाते थे तो वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता था, उन्हें समझ नहीं पाता था, और दिन ब दिन उसके पैनिक अटैक के जो फ्रीक्वेंसी थी वो बढ़ती जा रही थी। वो हर छोटी बड़ी सिचुएशन में भी अब पैनिक अटैक फील करने लगा था। तो मैंने सबसे पहले उसके फोबिया को टारगेट किया। सबसे पहले तो मैंने समीर को कहा कि वो बिना किसी सपोर्ट के, मतलब ये जो दोस्त के साथ जा रहा है या किसी और के साथ जो ट्रैवल कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, बिना किसी सेफ्टी बिहेवियर के वो अब ट्रैवल करना शुरू करे, थोड़ी थोड़ी दूर जाना शुरू करे। पूरा ऑफिस तक नहीं जाना, क्योंकि थेरेपी के टाइम पर जो एक्सरसाइजेज या जो होमवर्क असाइनमेंट्स होती हैं, मतलब कि एक टास्क होता है जो कि पेशेंट को दिया जाता है करने के लिए जिससे कि एंजाइटी दूर हो, वो टुकड़ों में तोड़ कर दिया जाता है। मतलब वो छोटे छोटे पार्ट्स पीसीज में दिया जाता है। मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्ट जो ऑफिस जाने का जो एक बड़ा टारगेट है 30-40 किलोमीटर ड्राइव करने का, वो एकदम दे देंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। नहीं, पहले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से शुरू करेंगे। थोड़ी दूर जाना है, चाहे वो गाड़ी से जाए या चाहे किसी और ऑटोमोबाइल के थ्रू जाए। मे बी बाइक अगर वो ड्राइव करता है और बाइक अगर उसने ड्राइव करनी बंद कर दिया है तो वो बाइक से भी ट्राई कर सकता है, या कार से ही शुरू कर सकता है। ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ये थेरेपी में लिए जाते हैं, सेशंस में लिए जाते हैं कि पेशेंट किस तरह के टारगेट बिहेवियर को अप्रोच करना चाहता है और वो कैसे करेगा। वो अपनी थोड़ी कन्वीनियंस भी देख सकता है और थोड़ा वो थेरेपिस्ट के हिसाब से थोड़ा एक्सपोजर ले सकता है। इसे हम कहेंगे एक्सपोजर थेरेपी लेना जरूरी है पेशेंट के लिए, ताकि वो अपने फियर को फेस करे। तो थोड़ा 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 वो बिना किसी के हेल्प से, सपोर्ट से, बिना किसी के साथ गए वो ड्राइव करना चालू करे और थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस वो ट्रेवल करे। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, धीरे धीरे वो ऐसे प्रोग्रेस कर सकता है। तो एक तो उसका जो फोबिक कंसर्न था, सेफ्टी बिहेवियर्स जो उसने डेवलप कर लिए थे, उनको दूर करना जरूरी है। साथ ही मैंने एगोराफोबिया की जो दूसरी सिचुएशंस हैं उनको भी लेना शुरू किया। मतलब जैसे कि वो लिफ्ट में नहीं जा रहा, अकेला किसी कमरे में बंद होना उसे डर लगता है,
कई बार तो टॉयलेट में भी उसे डर लगता था, खासकर कि पब्लिक टॉयलेट्स में, अगर कोई और ना हो वहां पर। तो मैंने इन सिचुएशंस को भी लेना शुरू किया और कहा कि इनके तरफ भी एक्सपोजर शुरू कर दे, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, उसको समझ में आए कि ये जो बाकी के जो एगोराफोबिक कंसर्न्स हैं जो उसने डेवलप किए हैं, फोबिया डेवलप किया है, वो तो पैनिक डिसऑर्डर के बाद डेवलप हुआ है। तो ऐसे में एगोराफोबिया तो पहले दूर किया ही जा सकता है, क्योंकि फियर जो होता है, एंजाइटी जो होता है, वो जनरलाइज हो जाता है। मतलब एक सिचुएशन से शुरू होकर दूसरी कई सारी सिचुएशंस में जनरलाइज हो जाता है। तो एक्चुअल जो उसका कंसर्न था, एंजाइटी को टॉलरेट ना कर पाना, एंजाइटी को समझ ना पाना, और ड्राइव करते वक्त जो उसका मेन पैनिक डिसऑर्डर से रिलेटेड जो फियर्स हैं उसको एड्रेस करना है, वो मेन फियर था उसका, जहां से उसकी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो बाकी के जो दूसरे जो उसने एगोराफोबिया वाले जो बिहेवियर्स डेवलप किए हैं, मतलब जो फियरफुल रिएक्शंस डेवलप किए हैं, जहां वो अब ऐसी जगहों पर जाने से बचता है जहां उसे लगता है या तो उसे पैनिक अटैक आ जाएगा, या जहां पर वो अब एस्केप नहीं कर पाएगा, निकल नहीं पाएगा वहां से। तो इन सिचुएशंस को लेना शुरू किया, क्योंकि ये सिचुएशंस बाद में डेवलप हुई थी और इनके प्रति जो फियर था वो टैकल करना ज्यादा आसान था, ऐसा समीर ने भी कहा। उसने खुद इस बात का कंसेंट दिया कि मैं पहले थोड़ा एगोराफोबिया को ही डील करना शुरू करता हूं। इससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और धीरे 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 वो अपने बहुत सारी सिचुएशंस के फियर को ओवरकम कर गया। अब बात आई उसके फिर से इनिशियल फियर पर, मतलब उसका पैनिक डिसऑर्डर जहां ट्रिगर होता है। यहां पर कॉग्निटिव थेरेपी का ज्यादा बड़ा रोल है। फोबिया को ओवरकम करना है तो बिहेवियर थेरेपी, मतलब एक्सपोजर थेरेपी की जरूरत होती है, थोड़ा बहुत कॉग्निटिव वर्क होता है, बाकी सारा बिहेवियर थेरेपी होती है। यहां पर जब पैनिक डिसऑर्डर, मतलब पैनिक अटैक्स आने का जो डर है और उससे जुड़ी जो भी कैटास्ट्रॉफिक इंटरप्रिटेशंस हैं, उसको दूर करने के लिए कॉग्निटिव थेरेपी को यूज किया जाना जरूरी है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो यहां पर मैंने समीर को पैनिक डिसऑर्डर के पीछे की जो साइकोलॉजी है वो सारी समझाई, उसको बताया कि कैसे उसको एंजाइटी होती है, उसके माइंड में कुछ एसोसिएशंस बनी है कि वो इस पर्टिकुलर जगह जाकर उसको पैनिक डिसऑर्डर का डर आता है, उस टाइम पर उसकी एंजाइटी बढ़ जाती है, फिर वो एंजाइटी को कैटास्ट्रॉफिक मैनर में देखता है और फिर उसका पैनिक अटैक ट्रिगर हो जाता है। तो ऐसे में उसे सबसे पहले, जब धीरे धीरे ड्राइव करने के साथ उसको लंबे डिस्टेंस ट्रेवल करने हैं, तब वो ध्यान दे कि वो बहुत पेशेंस के साथ रिलैक्स होकर ड्राइव करे, ताकि उसको एंजाइटी फील ना हो। और कभी अगर उसे एंजाइटी फील होती है, जो कि किसी भी उस सिचुएशन में होगी जहां उसको पैनिक अटैक हुआ था, तो वहां पर वो अपना पेशेंस बनाकर, अपनी ऑब्जेक्टिविटी के साथ अपने फिजिकल रिएक्शंस को अपने साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन से अलग कर ले। वो इस बात का ध्यान रखे कि जब भी ऐसी सिचुएशन वो फेस करेगा, तब चांस है कि उसका दिमाग ये कहेगा कि कुछ गलत होने वाला है, उसका कंट्रोल छूट जाएगा गाड़ी से। ये उसका दिमाग है जो उसको सोचने के लिए कह रहा है, जो कि तब डेवलप हुआ था जब एक बार उसको एंजाइटी अटैक के टाइम पर शिवरिंग हुई थी, हाथ पैर उसके कांपे थे। अब वो सिचुएशन सेम नहीं है। पेशेंट को लगता है हर बार कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा, शायद वो जो पहले हुआ था वो दोबारा ना हो जाए, पर एक्चुअल में उस सिचुएशन के बाद आज तक वैसा सेम शिवरिंग, सेम ट्रेमर्स उस पेशेंट को, समीर को फील नहीं हुए। तो मतलब क्या है कि एंजाइटी की रिएक्शन को अलग करके रखा जा सकता है अपनी इंटरप्रिटेशन से। ये समीर एगोराफोबिया को मैनेज करने में सीख चुका था, इसलिए पैनिक डिसऑर्डर के मामले में उसे मुश्किल नहीं आई। वो समझ गया कि मेरे जो फियर्स हैं वो कैसे मेरे दिमाग में बैठे हैं, बने हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी फिजिकल सेंसेशंस को गलत तरह से इंटरप्रेट करना शुरू किया। इस बार धीरे 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 समीर ने हिम्मत बांधकर इस पैनिक डिसऑर्डर के कॉन्सेप्ट को समझकर अपने एंजाइटी को अलाउ किया और एंजाइटी को मैनेज करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को यूज किया, ग्राउंडिंग टेक्निक्स को यूज किया, माइंडफुलनेस को यूज किया। अब उसकी जो एंजाइटी थी उससे वो डरा नहीं, उसने नेगेटिव इंटरप्रिटेशंस नहीं दी। वो धीरे 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 समझ गया, उसने बड़ी गहराई से समझना शुरू किया, पकड़ा इस बात को कि जैसे ही मुझे एंजाइटी होती है वैसे ही मुझे लगता है कि मुझे कंट्रोल लूज होगा या हार्ट अटैक होगा, उसी टाइम मुझे पैनिक आता है, तो मैं पहले ही अपने पैनिक अटैक को रोक लूं। कैसे? कि मैं ये ना सोचूं कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है या मेरा कंट्रोल जो है वो गाड़ी से लूज हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी एंजाइटी को टॉलरेट करने की, सहने की क्षमता बढ़ गई, क्योंकि असली चीज यही करनी है। जब एकदम से जब एंजाइटी ट्रिगर होती है, उसको हैंडल करना है, उसे टॉलरेट करना है। उसको आ रही है तो जाने देना है और उस पर नियंत्रण बनाना है, कंट्रोल लाना है।
जब एंजाइटी पर कंट्रोल आ जाता है, जब खुद ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज की मदद से, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलकर जब एंजाइटी पर कंट्रोल आ जाता है, तो उसकी कैटास्ट्रॉफिक इंटरप्रिटेशन नहीं होती। ऐसे में पैनिक अटैक नहीं आते। करीब 4 से 6 हफ्ते के अंदर, सिर्फ 4 से 6 हफ्ते के अंदर समीर ने अगोराफोबिया और पैनिक डिसऑर्डर पूरी तरह से दूर भगा दिए। टोटली साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू। कोई दवा नहीं ली उसने, कभी कोई डाइटरी कुछ बड़े बदलाव नहीं किए। थोड़ा बहुत उसने वॉक करना शुरू किया था, पर उसकी भी कोई बहुत जरूरत नहीं थी, क्योंकि कोई डिप्रेशन या कुछ ऐसे सिम्टम्स नहीं थे जिसके लिए उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़े, बहुत ज़्यादा डाइट में, लाइफस्टाइल में चेंज करने पड़े। कुछ उसको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। धीरे 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 अपने पैनिक अटैक को मैनेज करने का जब उसने तरीका सीख लिया, उसको अब एंजाइटी आनी बंद हो गई। अब धीरे धीरे वो 40 किलोमीटर फिर से अकेला ड्राइव करके जाने लगा। यही तो उसका लक्ष्य था, यही तो वो चाहता था कि मैं पहले जैसा हो जाऊं, पहले जैसा मैं ड्राइव करने लगूं, बिल्कुल बिना किसी फियर के बिंदास ड्राइव करूं और बिना किसी फिक्र के मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊं। ये समीर ने अचीव किया सीबीटी की मदद से। तो पहले एक्सपोजर किया, बिहेवियर थेरेपी की, फिर उसके बाद एंजाइटी कम हुई और ग्रेजुअली उसने अपने एंजाइटी रिएक्शंस को हैंडल किया। एंजाइटी आई, चली गई, पेशेंस के साथ जाने दिया, कैटास्ट्रॉफिक इंटरप्रिटेशन से खुद को रोका, ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस दी। कई बार उसको जरूरत पड़ी, हालांकि इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स में जाने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी कभी कभी उसको ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस देनी होती थी जब उसका पैनिक तब ट्रिगर होने लगता था जब वो किसी और सिचुएशन में होता था। जैसे ऑफिस में प्रेजेंटेशन के टाइम पर कभी कभी उसके पैर कांपते थे, उसकी आवाज थोड़ी सी स्टैमर करती थी, थोड़ा लड़खड़ाती थी। उस टाइम उसको डर लगता था, तो उसे लगता था कि कहीं मैं लड़खड़ा के गिर ना जाऊं, प्रेजेंटेशन दे रहा हूं सामने में फेंट ना कर जाऊं, कहीं मेरे टांगे हाथ पैर काम करने बंद ना कर दें। तो ऐसे में उसको डर लगता था। तो वहां उसने ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस को भी यूज किया कि कैसे ये मेरा सिर्फ एक स्टेज एंजाइटी हो सकती है, प्रेजेंटेशन के टाइम पर मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं तो इस वजह से एंजाइटी हो सकती है। पहले 2-3 लोगों को मीटिंग में मैं प्रेजेंटेशन देता था, अब 10-12 लोग बैठे हैं, इनके सामने मेरा जो एंजाइटी फियर है वो ज़्यादा ट्रिगर हो गया है। तो अलग अलग तरह से जब वो सिचुएशंस को समझने लगा कि इस सिचुएशन में मुझे ये एंजाइटी क्यों हो रही है, तब उसका दिमाग इस बात से हट गया कि मुझे पैनिक आ सकता है या मैं अपना कंट्रोल लूज कर सकता हूं। तो पैनिक जिसके अंदर की स्पेसिफिकली ये फियर आता है कि कंट्रोल लूज हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, उससे हटकर अगर हम सिचुएशन पे जाकर एंजाइटी के एक्चुअल कॉजेज को समझें, तो हम बेटर तरह से अपने आप को ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस देकर हम पैनिक अटैक को रोक सकते हैं। और यही समीर ने किया। तो ये जो मैंने आपको पूरी ब्रीफ जानकारी दी, ये बहुत ब्रीफ था, इसमें बड़ी सारी डिस्कशन थी जो समीर के साथ हुई, बड़े सारे एस्पेक्ट्स पे मैंने फोकस किया। पर इस वीडियो के लिए मैं जो मोटे तौर पे जो मेन पॉइंट्स को एम्फेसाइज करना चाहता था, उसके लिए पहले मैंने वीडियो में डिस्क्राइब किया और फिर इस बार मैंने केस की मदद से आपको समझाया कि कैसे सीबीटी की मदद से पैनिक डिसऑर्डर को दूर किया जा सकता है और कोई दवा की इसमें जरूरत नहीं होती। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दूसरे किसी लोगों से शेयर भी कर लें जिनके लिए जानकारी यूजफुल हो सकती है। चैनल सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली दूसरी वीडियोस देखते रहें। पुरानी भी कुछ एंजाइटी पैनिक पर वीडियोस हैं, वो जरूर देखें। चैनल के साथ बने रहें। मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।